हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। मेरा नाम है दृष्टि सिंह। हमने यूनिट 10 को पूरा कंप्लीट कर लिया था, विच इज ट्राइब्स ऑफ एमपी। ये हमारी सारी चीजें हमने कवर करी थी। हर ट्राइब को हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी कवर कर लिया था। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो सके। ठीक है, अब हम देख रहे हैं स्पेसिफिक। हमने यूनिट 2 की शुरुआत करी थी। हमने इसमें ऑलरेडी एक दो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ट्राइबल पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ट्राइबल पर्सनालिटी से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं कि स्पेसिफिक दिस पर्सन बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट, इसका कार्य क्षेत्र क्या था, इन्हें क्या कंट्रीब्यूट करा था फ्रीडम फाइटर में, मतलब किस कंट्रीब्यूट किया था फ्रीडम स्ट्रगल में। तो ये क्वेश्चन हम हमेशा ही देख रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम यूनिट 2 के विच इज नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम उसको पढ़ेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा तो नहीं आते, लेकिन ये हमारे मेन सिलेबस का पार्ट है। प्रीलिम्स में आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि सिलेबस में दिया है तो एमपीपीएससी कभी भी पूछ सकता है। तो आप ये मत सोचिए क्योंकि ये पूछा नहीं गया तो ये पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कितनी मध्य प्रदेश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की कितनी साइट्स है, हमें पता होना चाहिए। कब ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुए थे, और ये क्यों स्पेसिफिक, इनमें क्या खास है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हमने दर्जा दिया है, क्या इंपॉर्टेंस दी है। ऐसे हमारे स्पेसिफिकली 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो मध्य प्रदेश में है, और ऐसे बहुत सारे संभावित भी हैं। तो संभावित से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन तो खैर कहीं से भी आ सकता है, तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब हम ये हमारा स्पेसिफिकली मेंस के नोट्स हैं हमारे। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। जो प्रीलिम्स के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम उसको उस हिसाब से कवर करेंगे। मेंस में अगर ये तो हमें बहुत डेप्थ में मेंस में हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो जिन स्टूडेंट्स को ये नोट्स चाहिए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस उठा के देखेंगे, यूनिट 2 लास्ट सेकंड में लिखा हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पूछने के पूरे चांसेस है, तो हमें उस हिसाब से कवर करना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिकली थोड़ी थोड़ी डिटेल्स को कवर कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं। है। अब देखो, विश्व विरासत स्थल भारत के समृद्ध इतिहास और प्राकृतिक विविधता का वरदान मिला है, जिसका उदाहरण 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। जिसमें ठीक है, कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारे यहाँ, 42 यूनेस्को साइट्स हैं, जिसमें से 34 सांस्कृतिक स्थल हैं और 7 प्राकृतिक स्थल, और 22 मिक्स, 2 जो है, 2 हैं, 2 22 नहीं, 2 है जो वो मिश्रित स्थल है। ठीक है, ये नंबर आपको इंपॉर्टेंट याद रहना चाहिए। ठीक है, ये 2 34। ठीक है, वैसे हमारे पास कितनी है, 42 यूनेस्को, 42 यूनेस्को साइट्स है हमारी। ठीक है, उसमें से 34 जो है हमारी सांस्कृतिक साइट्स हैं, 7 है जो हमारी नेचुरल या प्राकृतिक साइट्स हो गई, और 2 जो हो गई हमारा मिक्स साइट हो गया, मिश्रित स्थल हो गए, मिश्रित साइट्स हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनेस्को के बारे में 2-3 इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जो बहुत प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूनेस्को का जो मुख्यालय है, जो हम ना बोलेंगे हेडक्वार्टर्स है, वो कहाँ पे है, इनके हेडक्वार्टर्स है पेरिस, पेरिस और फ्रांस। पेरिस लिखा है हिंदी में, लेकिन पेरिस और फ्रांस, पेरिस में है इनका हेडक्वार्टर्स, पेरिस फ्रांस में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। गठन इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था, स्टैब्लिशमेंट डेट हमें पता होनी चाहिए, पूछ सकते हैं। 16 नवंबर 1945 में इसकी गठन हुआ था। ठीक है, फाउंड स्टैब्लिशमेंट डेट जो अपनी क्या है, अपनी 16 नवंबर 1945। ठीक है, ये हमारी स्पेसिफिकली डेट है किसकी, अपनी यूनेस्को की। ठीक है, यूनेस्को का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आ सकता है, बिल्कुल चांसेस होते हैं कि स्पेसिफिकली यूनेस्को बहुत सारी चीज़ों को दर्जा देता है। फिर पूछते हैं कि इसका दर्जा किसको, कौन से किस इंस्टीट्यूट ने दिया, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देख लिया इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। गठन इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट इसकी 16 नवंबर 1945 है। ठीक है, और वर्तमान में इंपॉर्टेंट दूसरा क्या है, वर्तमान में 168 देशों में से 1194 विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, कितने देश है इसमें, 168 देश हैं, और स्थल कितने हैं, 1194 स्थल है। फैक्ट्स ज्यादा पूछती है एमपीपीएससी, तो हम फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। फाइन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
ठीक है। मध्य प्रदेश में विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे पहले कौन सी है? सांस्कृतिक धरोहर स्थल। सबसे पहला जो अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अपनी खजुराहो। देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमें इंपॉर्टेंट चीज को हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पूछ सकता है आयोग, हमें उस हिसाब से पढ़ना है। अब सबसे पहले सांस्कृतिक धरोहर स्थल में क्या लिखा है? खजुराहो। खजुराहो की डेट पूछ सकते हैं, खजुराहो के मंदिर कहाँ, स्पेसिफिकली क्या है, किस शासकों द्वारा बनाए गए थे, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें कब इनकलकेट या इंक्लूड किया गया था। तो ये हमें डेट याद रखना है। खजुराहो को 1986 में इंक्लूड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, ठीक है। सांची स्तूप जो अशोका द्वारा बनाया गया था वो 1989 में, और भीमबेटका वेरी फेमस जो भोपाल के पास है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, वो 2003 में इंक्लूड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, ठीक है। फिर ग्वालियर और ओरछा विश्व विरासत शहर हैं, ठीक है। ग्वालियर को भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। तो ये हमें सबसे पहले ईयर पता होना चाहिए, और वो किस लिए इंक्लूड किए जा रहे हैं पता होना चाहिए, क्या उसमें खास है वो भी पता होना चाहिए। हम इसे डिटेल में फटाफट फटाफट पढ़ते चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यूनेस्को में संभावित सूची में धरोहर स्थल। अब देखो संभावित सूची में कौन कौन से स्थल आ जाएंगे। सबसे पहले सतपुड़ा बेड़ाघाट, प्राकृतिक जो नेचुरल ब्यूटी में आ जाएगा, कौन से? सतपुड़ा और बेड़ाघाट आ जाएगा। बेड़ाघाट जहाँ से वो वाटरफॉल होता है, विच मार्बल रॉक्स है, जो विच इज वेरी फेमस, ओके। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक में कौन सा? भोजेश्वर महादेव के जो टेम्पल है, ठीक है, जो भोपाल के पास है, 20 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल। फिर नेक्स्ट हमारा चंबल घाटी, मंडला के गोंड स्मारक, धामनगर के ऐतिहासिक गुफा समूह, और नेक्स्ट हमारा है खूनी भंडारा। ये सबको हमने संभावित या टेंटेटिव लिस्ट में दिया गया है। इंग्लिश में स्टूडेंट्स को जिनको दिक्कत हो रही होगी तो पीडीएफ आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा, तो आप उस पर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप टीम से कंटेक्ट कर सकते हैं, आपको इंग्लिश में पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम फटाफट इसको, जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको पढ़ते चलते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेंस कवर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब खजुराहो के टेम्पल, खजुराहो के बाद क्या करा है मध्य प्रदेश में? चंदेल, चंदेल सबको पता ही है, तो सबको याद रहता है कि चंदेल डायनेस्टीज ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। चंदेल शासकों की राजधानी थी ये। प्राचीन समय ये भागवत देश के अंतर्गत सम्मिलित था। इन मंदिरों की खोज 1818 में फ्रैंकलिन ने की थी, ठीक है। ठीक है, 1818 में फ्रैंकलिन ने इन मंदिरों की खोज, इन मंदिरों के जो फाउंडर थे वो फ्रैंकलिन थे, ठीक है। ये हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसका निर्माण कार्य जो पीरियड था वो 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक का था, ठीक है। इसमें देखो यहाँ 85 मंदिरों में वर्तमान में केवल 25 मंदिर ही विद्यमान है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि इसमें ऑलमोस्ट 85 मंदिर थे, लेकिन अभी कितने बचे हुए हैं? अभी सिर्फ 25 ही मंदिर बचे हुए हैं, ठीक है। इन मंदिरों में कि 3 प्रमुख कक्ष हैं, ठीक है, ये तो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इनके समूह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बहुत, क्योंकि बहुत सारे मंदिर तो हमने इसको अलग अलग समूह में विभाजित कर दिया है, तो उसके हमें पता होना चाहिए कि कितने समूह में विभाजित कर दिया गया है। सबसे पहले वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न ग्रुप्स में इन मंदिरों को बांटा गया है। किस में बोलेंगे? वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न ग्रुप्स में इन मंदिरों को बांटा गया है। कौन से? अब हिंदी में देख रहे थे, पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह में इन मंदिरों को बांटा गया है, ठीक है। यही हमें पढ़ना था इसमें स्पेसिफिकली। अब ठीक है, अब पश्चिमी समूह के अंतर्गत कितने मंदिर आते हैं ना, फटाफट उनको पढ़ लेते हैं। ये सब हमारे मेंस का टॉपिक है, इसलिए हम इसको डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आपको मेंस का टॉपिक का सिलेबस के नोट्स चाहिए तो आप बात कर सकते हैं टीम वालों से, लेकिन हमें फटाफट पढ़ेंगे कि मंदिर वेस्टर्न ग्रुप में कौन से आते हैं, ईस्टर्न ग्रुप में कौन से आते हैं, सदर्न ग्रुप में कौन से आते हैं, फटाफट हम बिल्कुल क्रिस्प शॉट पढ़ेंगे, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले केंद्रीय महादेव मंदिर है, केंद्रीय महादेव मंदिर, ठीक है। ये पश्चिमी समूह, अब हम किसको पढ़ रहे हैं? पश्चिमी समूह को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले पश्चिमी समूह को पढ़ रहे हैं। इसमें कौन सा मंदिर आता है? केंद्रीय महादेव मंदिर आता है। इसका जो निर्माण कहा था विद्याधर चंदेल ने, उसने महमूद गजनवी को हरा दिया था, तो विद्याधर ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। किसका? केंद्रीय महादेव मंदिर का। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है, टेम्पल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछा जाता ही है, जा सकता नहीं, जाता ही है, इसलिए हम टेम्पल्स को फटाफट थोड़ा डेप्थ में पढ़ रहे हैं। इसका नाम और इसका निर्माण किसने करवाया था, वो राजाओं के नाम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है?
सबको पता है ये पंचयातन जो स्टाइल होता है अपना, उसमें बनाया गया है। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर ये भी खजुराहो में है, पश्चिम समूह में आता है 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, इसमें 64 योगिनी, 64 योगिनी को समर्पित है, इसलिए इसका नाम 64 योगिनी मंदिर रखा गया है इसमें। ठीक है, ठीक है, और इसमें स्पेसिफिकली कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इतना हमें याद रखना है। ठीक है, केंद्रीय महादेव मंदिर हमने पढ़ लिया, 64 योगिनी मंदिर हमने पढ़ लिया। कौन से समूह में आता है ये? पश्चिमी समूह में ये आता है। ठीक है, ये हमें ये पता होना चाहिए कि मंदिर कौन से ग्रुप में आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, एमपीपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जगदम्बी मंदिर, ये संभावित विष्णु मंदिर है। ठीक है, ठीक है, नाम फटाफट पढ़ते जाओ। जगदम्बी मंदिर हो गया, फिर नेक्स्ट हमारा चित्रगुप्त मंदिर। ठीक है, ये हमारा हो गया। आप नोट्स बनाते चलिए और अपने मंदिरों के नाम लिख लीजिए। वेस्टर्न ग्रुप में कितने मंदिर है, ईस्टर्न ग्रुप में कितने हैं, सदर्न ग्रुप में कितने, मंदिरों के नाम और निर्माण कार्य जिसने करवाया राजा, उसका नाम आप नोट्स में बनाते चलिए। चित्रगुप्त पढ़ लिया हमने, चित्रगुप्त मंदिर पढ़ लिया, हम वेस्टर्न ग्रुप, हमें पश्चिमी वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी फिर हमारे विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर ये है, हो गया पंचयातन स्टाइल में बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मंतगेश्वर मंदिर। ठीक है, मंतगेश्वर मंदिर। ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट हमारा है नदी मंदिर। नाम पढ़ते चलिए, नाम इंपॉर्टेंट है। नदी मंदिर में स्पेसिफिक क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें 20 खंबे हैं। ठीक है, नदी के पास है इसलिए नदी मंदिर बोल रहे हैं। अपना नेक्स्ट है पार्वती मंदिर। ओके, तो हमने ये पश्चिमी समूह के मंदिरों के नाम पढ़ लिए। यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ मंदिर की ग्रुप्स में, इसमें इतने आते, पश्चिमी में ये मंदिरों के नाम है और ईस्टर्न में इतने नाम है। मेंस में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे सबको। नेक्स्ट हमारे पूर्वी मंदिर। ठीक है, ईस्टर्न ग्रुप में कौन कौन से मंदिर होते हैं? सबसे पहले हो गया वामन मंदिर, नाम से समझो, वामन मंदिर। ठीक है, ये पश्चिमी समूह के जगदम्बा मंदिर चित्रगुप्त के सामने ऊंचे चबूतरे पे पूर्व भिमुख बना हुआ है। ठीक है, वामन मंदिर हो गया, ये हमारा यहाँ इंपॉर्टेंट है। कौन से पूर्वी समूह पढ़ रहे हैं हम? वामन मंदिर हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा जवारी मंदिर। जवारी मंदिर ये निरंधार शैली में बना हुआ है, गर्भगृह। ठीक है, विष्णु की प्रतिमा है, नवग्रहों की मूर्ति है। ठीक है, जवारी मंदिर में नवग्रहों की मूर्ति है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ब्रह्म मंदिर। नेक्स्ट हमारा जो मंदिर है पूर्वी ग्रुप में, पूर्वी समूह में, वो हो गया हमारा ब्रह्मा मंदिर। आगे बढ़ते हैं। जैन समूह के मंदिर, जैन मंदिरों के नाम पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है कि विच दिस टेम्पल बिलोंग्स टू विच रिलीजन, या इट बिलोंग्स टू जैनिज्म और नॉट। तो ये नंबर मंदिरों के नाम हमें पता होना चाहिए, तो हम फटाफट इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जैन मंदिर के समूह में घंटाई मंदिर आ जाएगा, आदिनाथ मंदिर आ जाएगा, परशुनाथ मंदिर आ जाएगा, है ना। ठीक है, दक्षिण समूह, अब हम सौदर्न समूह को पढ़ रहे हैं। दक्षिण समूह में कौन सा आ जाएगा? दूल्हा देव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, दूल्हा देव, दूल्हा देव भगवान, हमने ट्राइबल लेक्चर पढ़े थे, तो दूल्हा देव आप लोग को याद है कि नहीं? दूल्हा देव कौन से थे, कौन से भगवान थे? दूल्हा देव हमने पढ़ा है, काफी सारे डेटी थी, फेमस डेटी। नेक्स्ट जो हमारी विश्व धरोहर स्थल है वो हमारी है सांची। सांची का स्तूप सबको पता है कि सांची का स्तूप अशोका ने बनवाया था। ठीक है, उसने ऐसे 84,000 ऑलमोस्ट स्तूप बनवाए थे, लेकिन अभी कम बहुत स्तूप बचे हुए हैं। ठीक है, सांची का स्तूप कब ऐड हुआ था विश्व धरोहर स्थल में? 1986, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब ऐड हुआ था? ये हुआ था हमारा 1986 में। 1986 में विश्व वर्ल्ड यूनेस्को की साइट में 1986 में सम्मिलित हुआ था या शामिल हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब हुआ था ये पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें मेंस में पढ़ना है, प्रीलिम्स में नहीं पढ़ना है, रहने देते हैं। ये सबको पता है ना कि ये बुद्धिज्म से बिलोंग करता है। इसमें जाटकों की जो जाटक की जो स्टोरीज है, जाटक इज टाइप बुक जो होती है ना, जाटक बुक है जो हमारे इसमें पढ़ते हैं बुद्धिज्म में, तो उसकी जो सब वर्णन है वो सब सांची स्तूप पे बनाए गए हुए हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से इनका स्पेसिफिकली वर्णन
बौद्ध धर्म से इनका ओरिजिन है या बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये दो तीन स्तूप जो है, वो पांच स्तूप जो अलग अलग स्तूप भी बनाए थे अशोक ने, वो भी पढ़ लेते हैं कि इनका नाम पता होना चाहिए अपन को कि कहाँ किस एरिया में बिलोंग करते हैं। जैसे आमेर का जो स्तूप है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, सांची स्तूप के समीप है आमेर का स्तूप, ठीक है, सांची स्तूप के पास में है आमेर का स्तूप, बुद्ध सर्किट में शामिल है। सांची के स्तूप के पास है, बुद्धा जो सर्किट बनाया हमने, बुद्धिज्म का जो सर्किट बनाया है उसमें ये शामिल है, ठीक है, आमेर का स्तूप। नेक्स्ट हमारा भोजपुर या मुरेल खुद खुर्द, इस भोजपुर स्तूप के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में बहुत बुद्धिज्म के जो सर्किट है उसमें भी ये शामिल है, ठीक है। मुरेल खुर्द या भोजपुर, हम भूल जाएंगे नाम इसका एग्जाम में, हम आम्बेर किस साइड है, किस एरिया में मिलता है हम भूल जाएंगे, ये जैनिज्म से रिलेटेड या बुद्धिज्म से रिलेटेड भूल जाएंगे, ये भूल जाते हैं हम, बिकॉज थोड़ा सा याद रख पाते हैं हम, थोड़ा मेमोरी रहती नहीं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में बिलोंग करते हैं, तो मुरेल खुर्द या भोजपुर का पता चल गया आपको। फिर नेक्स्ट हमारे सोनारी, सोनारी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोनारी के क्वेश्चंस भी आते हैं आपको, ठीक है। ये बुद्ध स्तूपों का एक परिसर है, स्तूपों की खुदाई 1850 के आसपास अलेक्जेंडर कनिंगडम ने करी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये सोनारी का स्तूप, ठीक है, सोनारी का स्तूप इंपॉर्टेंट है। 1850 के आसपास अलेक्जेंडर कनिंगडम विच वाज द चीफ ऑफ ASI, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनने इधर इसको खोज करता थे इसके, ठीक है। ये हमें पता होना, सोनारी का स्तूप किससे रिलेटेड है, कहाँ है, किस एरिया से है, और किसने इसकी खोज करता कौन थे, ठीक है। अब हमारे सतधारा का स्तूप, सतधारा आपको पता होगा बुद्धिस्ट सर्किट में शामिल है। सारो मारो, सारो मारो की गुफाएं भी हैं हमारी, ठीक है, सीहोर के बुधनी तहसील में स्थित है सारो मारो की गुफाएं, सीहोर के बुधनी तहसील में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट अब हमें पढ़ना है भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। भीमबेटका को हमने कब शामिल किया था यूनेस्को की साइट में, 2003, ये याद रखना है, ठीक है। ये सब चीजें तो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमारे मेंस में, ये हमें याद रखना है कि कब उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया था, ठीक है। भीमबेटका 45 किलोमीटर दूर है भोपाल से, विंध्य की पहाड़ियों में स्थित है। नामकरण इनका भीम से हुआ है, जो अपने महाभारत काल के जो भीम थे उनसे ही इनका नाम भीमबेटका पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको देखो, भीमबेटका क्षेत्र भारत पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल के क्षेत्र 1900 में 1990 में राष्ट्रीय महत्व घोषित किया। इसके बाद 2003 में यूनेस्को की साइट में इसको विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित कर लिया या शामिल कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है हमें भीमबेटका में, ठीक है। सब इसके खोजकर्ता तो हमको बहुत अच्छे से पता है, हमने बहुत बार पढ़ा है ना, कौन है इसके खोजकर्ता, VS वाकनकर, ठीक है, विष्णु श्रीधर वाकनकर। ठीक है, भीमबेटका को क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि भीमबेटका को स्पेसिफिकली हमें बहुत ज्यादा पैलियोलिथिक जो हमारी एंशियंट पेंटिंग्स थी, ठीक है, पैलियोलिथिक साइट्स थी, वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगी कि किसी ऐसे कैसे प्रिमिटिव जो ह्यूमंस थे उन्हें जो ड्राइंग्स बनाई गई है वो कैसे रहते थे, वो सब चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से सम्मिलित हैं, बहुत अच्छे से बनी गई है, बनाई गई है, प्रिजर्व करके रखी गई है, तो ये सबको स्टडी करने के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट साइट होती है भीमबेटका, ठीक है। ऐसे हमारा भोज राजा जो भोजेश्वर मंदिर जो हम पढ़ेंगे वो भी है। ये तो तीन हमारी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो सब टेंटेटिव है कि हम इसे कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हो जाए, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमने तीन चीज पढ़ी, तीन वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ी, कौन कौन सी हमने पढ़ ली। एक तो हमारे खजुराहो का टेम्पल हो गया, खजुराहो के टेम्पल को हमने 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित करा था, शामिल करा था। नेक्स्ट हमारा हमने भीमबेटका पढ़ा, भीमबेटका को हमने 2003 में वर्ल्ड यूनेस्को के साइट में इंक्लूड करा था। नेक्स्ट हमारा हो गया सांची स्तूप, सांची स्तूप में जो अशोका द्वारा बनाया गया था, और उनके जो बुद्धिस्ट गुरु थे उनकी उनके यहाँ पे काफी ज्यादा रिलिक्स वहाँ पे मिलती हैं, और ऐसे अशोका ने 84,000 स्तूप बनाए थे, लेकिन उसमें से कुछ स्तूप ही हैं जो बचे हुए हैं, और सांची स्तूप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये किस जिले में मिलता है ये भी हमने पढ़ा, और 1986 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमने इंक्लूड कर लिया था।
ठीक है, ये हमारे तीन है। अब हम अलग अलग चीज पढ़ेंगे। ठीक है, ग्वालियर की हम बात कर रहे हैं, ग्वालियर को हमें किस तरीके से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ग्वालियर में हमें क्या पढ़ना है, ग्वालियर को हम क्रिएटिव सिटी का दर्जा दे रहे हैं, ग्वालियर को हम क्रिएटिव सिटी का दर्जा दे रहे हैं। संगीत की नगरी के रूप में ग्वालियर को पहचान मिली, संगीत की नगरी के रूप में ग्वालियर को पहचान मिली। वर्ष 2015 में वाराणसी के बाद यूनेस्को द्वारा संगीत नगरी के रूप में नामित होने वाला ग्वालियर भारत का दूसरा शहर है। ये इंपॉर्टेंट है, संगीत की नगरी, क्रिएटिव क्या बोल रहे हैं, क्रिएटिव सिटी के रूप में इसको ग्वालियर सिटी को यूनेस्को के साइट में इंक्लूड करा गया एज अ क्रिएटिव सिटी। और 2015 के बाद वाराणसी के बाद संगीत की नगरी के रूप में इसको जाना जाता है, किसको, ग्वालियर को। ठीक है, क्योंकि तानसेन समारोह आप लोगों ने पढ़ा होगा, तानसेन समारोह हम पढ़ेंगे भी आगे क्लासेस में। तानसेन समारोह इसी सब चीजों यहाँ पे ग्वालियर में बहुत ज्यादा अच्छे से होता है। ठीक है, ये भारत का दूसरा सबसे दूसरा शहर है, ठीक है, जिसको ये दर्जा मिला गया। कौन सा दर्जा, संगीत की नगरी। ठीक है, एक ग्वालियर के किले के बारे में पॉइंट पढ़े थे, ये हम जब किले पढ़ेंगे और आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो हम कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज साइट को फोकस कर रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे ही फोकस कर रहे हैं। बट एक बार बता देती हूँ, ग्वालियर का जो किला है, ग्वालियर का किला किसने बनाया था, राजा सूरज सेन ने इसका निर्माण करवाया था 525 ईस्वी में। ठीक है, इस पे करवाया था, और इसमें ठीक है, इसका स्पेसिफिकली किसने इसका एस्टैब्लिशमेंट करा था, किसने बनाया था, राजा सूरज सेन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राजा सूरज सेन ने इस किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये हिस्ट्री है, ये हम मेंस में पढ़ेंगे, अभी नहीं। देखो, किले के प्रमुख में महल मंदिर, ठीक है, किले में भी बहुत सारे मंदिर हैं। ये हम जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तब हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है, कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, अभी हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कवर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी साइट होगी कौन सी, ओरछा। ओरछा सबको पता होगा, ओरछा सिटी वेरी फेमस। ठीक है, ये प्राचीन राज ओरछा के प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, यह बेतवा नदी के किनारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व स्थल है। ठीक है, जहांगीर महल यहाँ पे मिलता है, ओरछा सिटी। ओरछा सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको भी हमने टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया, ओरछा सिटी को। यहाँ पे जहांगीर महल बहुत फेमस है। ठीक है, राजमहल बहुत फेमस है। इसका निर्माण एक बार पढ़ लेते हैं, इसका निर्माण किसने, राजा वीर सिंह ने 17वीं 17 शताब्दी में जहांगीर ओरछा की यात्रा में स्मृति में बनाया था। ठीक है, हिंदू मुसलमान की शैली में इमारत है। ठीक है, दोनों इसमें दोनों जो हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर दोनों मिक्स्ड है यहाँ पे। ठीक है, ओरछा, ठीक है, ओरछा इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लिया। ओरछा में बहुत सारी चीजें हैं, राम राजा मंदिर है। ठीक है, राम राजा मंदिर है और राजमहल है, ये सब हम पढ़ेंगे। चतुर्भुज मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, दीवान हरदौल महल है, फूल बाग है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे फोकस। नेक्स्ट है हमारी प्राकृतिक स्थल। ठीक है, अब प्राकृतिक स्थल को देखते हैं। प्राकृतिक स्थल नेचुरल जो चीजें हैं, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं हम। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, पनपथा अभ्यारण्य से मिलकर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, कौन से अभ्यारण्य से मिलकर, पनपथा अभ्यारण्य से मिलकर इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ये भारत के दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है, डेक्कन ट्रैप का हिस्सा है। डेक्कन ट्रैप हम पढ़ते हैं ना, डेक्कन ट्रैप का हिस्सा है। भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी कविताओं में से एक में सतपुड़ा जंगल का भी चित्रण मनन ढंग से किया गया है। यहाँ मीठे पानी तथा शैलाव भी नामांकित कर दिया जाता है। ठीक है, बॉस्ट। ठीक है, ये बस चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को भी हमने नेचुरल साइट में इंक्लूड करने की टेंटेटिव लिस्ट में ये पार्ट है हमारा। ठीक है, पनपथा अभ्यारण्य से मिलकर बना था, ये हम टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे, तब हम अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम फटाफट साइट्स के नाम बस पढ़ रहे हैं, ये अभी इंक्लूडेड नहीं हुई, इंक्लूडेड होने वाली है, टेंटेटिव है, उनको प्रस्तावित करके लगाया हमने। नेक्स्ट है बेड़ा घाट। बेड़ा घाट क्यों फेमस है, बेड़ा घाट इसलिए फेमस है, ग्रैंड कैनियन कहा जाता है इसको, ग्रैंड कैनियन कहा जाता है।
नर्मदा घाटी में विशेष रूप से जबलपुर के बेड़ा घाट या लमेटा घाट दोनों बोलते हैं, ठीक है, में कई डायनासोर के जीवाश्म पाए। डायनासोर की जो फॉसिल्स हैं वहां बहुत ज्यादा मिली गई है। 1828 में विलियम स्लीमन द्वारा लमेटा बेट से पहला डायनासोर जीवाश्म एकत्रित किया गया था, ठीक है। 1828 में विलियम स्लीमन ने लमेटा बेट से सबसे पहले डायनासोर फॉसिल्स को ढूंढा गया था यहाँ पे, ठीक है। यह स्थल नर्मदा एवं बाणगंगा के संगम पर स्थित है। नर्मदा और बाणगंगा के संगम पर ये स्थित है। अब ये फेमस क्यों है? भेड़ाघाट बहुत बड़ा वाटरफॉल है और संगमरमर की चट्टाने हैं, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा, वाटरफॉल है बहुत बड़ा, और यहाँ पे संगमरमर या मार्बल की जो चट्टाने, इसलिए इसको ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। बहुत ज्यादा सुंदर लगता है ये देखने में, ठीक है, आप सब फोटोज देखना, काफी ज्यादा सुंदर लगता है, इसलिए इसको बात कर रहे हैं कि इसको हम यूनेस्को साइट में इंक्लूड करें, कौन सी नेचुरल वाली प्राकृतिक स्थल जो बहुत सुंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम सांस्कृतिक स्थल को बात करेंगे जिसको हमने प्रस्तावित करके रखा है, सांस्कृतिक स्थल। सबसे पहले सांस्कृतिक स्थल में कौन सा आएगा? भोजेश्वर महादेव मंदिर। भोजेश्वर महादेव मंदिर सबने देखा है कि नहीं देखा? भोजेश्वर महादेव मंदिर ये भोपाल के पास है, भोपाल से 20 किलोमीटर दूर है। इसको 11th सेंचुरी में बनाया गया था, 11th सेंचुरी में बनाया गया था, ठीक है। किस को बना दी, ठीक है, इसको इसको 11th शताब्दी में, 11वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किया गया था। राजा भोज परमार द्वारा बनवाया गया था। किसने बनाया था? राजा भोज ने बनाया था। राजा भोज जिनके नाम पे भोपाल का नाम पड़ा है, भोजपाल था पहले, फिर भोपाल हो गया, ठीक है, राजा भोज के नाम पे भोपाल का नाम पड़ा है। मंदिर बनाया गया था। मंदिर वास्तुकला के शिखर को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इस मंदिर को इतना फेमस क्यों माना था? सबसे पहले तो फेमस इसलिए मंदिर क्यों है, सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एंशियंट जो ड्राइंग्स है यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलती है। प्रिमिटिव पैलोलिथिक साइट है ये हमारी। कौन सी पैलोलिथिक साइट है? और इसमें बहुत ज्यादा चीजें, पुरानी ड्राइंग्स, किस तरीके से प्रिमिटिव लोग ह्यूमंस रहते थे, वो सब बनाया गया है, ठीक है। और स्पेसिफिकली ये फेमस क्यों है, इसके बारे में ये बोला जाता है कि जो इसके जो शिवलिंग है वो सबसे बड़ा शिवलिंग है, जो ऑलमोस्ट मतलब सबसे बड़ा शिवलिंग जो देखा जाता है वो भोजेश्वर मंदिर का, राजो भोजपुर का मंदिर या भोजेश्वर मंदिर को ही बोला जाता है, सबसे बड़ा शिवलिंग वहां का है, ठीक है। अब ऐसे स्टोरी बोली जाती है इसमें, मतलब क्योंकि मैं तो भोपाल की हूँ इसलिए मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ कि स्पेसिफिकली क्या स्टोरी सुनाई जाती है कि इस मंदिर में बोला जाता है कि इसको एक रात में बनाया गया था, और एक रात में बनाया गया था तो इसमें क्या इसकी छत नहीं बना पाए थे लास्ट लास्ट में, ठीक है, और एक ही रात में बनाया गया था पूरा ये मंदिर, ठीक है। तो छत को इसको बाद में बाद में बनाया गया है, और ये सब मंदिर तो किसी ने नहीं देखा तो आपको जाकर देखना चाहिए क्योंकि बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा व्यू आता है और बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो जो लोग भोपाल से हैं वो तो बहुत बार गए होंगे भोजपुर, ठीक है, आपको पता होगा। तो क्या हमें इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत प्रिमिटिव साइड है, पैलोलिथिक साइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भीमबेटका जितना इंपॉर्टेंट है वैसे भोजपुर का मंदिर या भोजेश्वर मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11वीं शताब्दी में बनाया था, राजा भोज ने बनवाया था इस। और ये स्टोरी जो मैंने आपको बताई कि वो एक रात में, ऐसा बोलते हैं, ऐसे मान्यता है कि एक रात में वो पूरा बनाया गया था, तो सब कुछ बन गया था, बस छत छूट गई थी उनकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? चंबल घाटी शैल श्रेय, ठीक है। अब चंबल घाटी, चंबल बेसिन मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्व राजस्थान क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके 9 क्लस्टर रॉक शेल्टर क्षेत्र में बांटा गया है। मध्य प्रदेश में 9 क्लस्टर एवं 5 क्लस्टर क्षेत्र हैं जो निम्न प्रकार है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, रॉक क्लस्टर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है कि चंबल घाटी को भी प्रस्तावित करा गया है कि इसको भी इंक्लूड करो बिकॉज बहुत सुंदर है, बहुत एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या शैलाश्रय मिले हुए हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है मंडला का गौंड स्मारक। मंडला के गौंड स्मारक का पढ़ेंगे। ये क्षेत्र पहले मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। इन गौंड राजाओं की दृष्टि से मजबूत स्मारक और वास्तुकला में की उत्तम शैलियों का विशेष ध्यान दिया। इन इमारतों के वास्तुशिल्प तत्वों में मुगल और राजपूत प्रभाव स्पष्ट दिखता है। क्यों मुगल और राजपूत प्रभाव दिखता है? क्योंकि हम आसपास की जो एरिया था वो मुगल और राजपूतों से इन्फ्लुएंस था ना, हम वहाँ पे भी, वो लोगों ने भी तो रूल किया ना हमें आके। तो जब कोई आके रूल करता है तो उसको अपने साथ वो अपने आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज सब लेके आता है, ठीक है। तो इसलिए वो मुगल और राजपूत प्रभावों से इन्फ्लुएंस है, वो दिखता है उसमें, ठीक है। मंडला का जो गौंड स्मारक है उसमें, ठीक है। ये सब उसमें अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है अब हमें। नेक्स्ट हमारा है
धमनार के ऐतिहासिक समूह, ठीक है। धमनार की गुफाएं मध्य प्रदेश के, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है कि धमनार की जो गुफाएं हैं वो कौन से जिले में मिलती हैं, ठीक है, क्यों प्रस्तावित है, कौन से जिले में, क्या इंपॉर्टेंट। धमनार की गुफाएं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के वमनार गांव के एक पहाड़ी पर स्थित है। मंदसौर जिला, वमनार गांव, ठीक है। धमनार की ऐतिहासिक समूह, ठीक है, ये याद रखना है। तो कौन सा है, मंदसौर जिले के पास है वमनार गांव, ठीक है। मंदसौर जिले के पास है वमनार गांव, ठीक है, याद रखना है। इस रॉक कट साइट की लैटेराइट पहाड़ी में खुदी विभिन्न प्रकार की आकार की 51 गुफाएं, ठीक है। इसमें क्या है, गुफाएं हैं बहुत ज्यादा, कितने 51 गुफाएं हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। पहाड़ी की संरचनाओं में दो समूह है, बौद्ध गुफाओं की श्रृंखला और हिंदू। देखो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, धर्मनार बुद्धिज्म के ट्रेसेस भी मिल रहे हैं, हिंदुइज्म के भी ट्रेसेस मिल रहे हैं। तो धर्मनार की जो इसको दोनों दोनों रिलीजन से इन्फ्लुएंस है, दोनों रिलीजन के साक्ष्य मिल रहे हैं। गुफाओं में कितनी 51 गुफाएं हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, 51 गुफाएं टोटल, ठीक है। और ये हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों रिलीजन से बिलोंग करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धमनार की गुफाएं कहाँ पे, मंदसौर जिले में है। कौन सा गांव, वमनार गांव। और 51 गुफाएं हैं स्पेसिफिकली। और बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों कल्चर से बिलोंग करता है, दोनों कल्चर से ये रिलेटेड है, फाइन। अभी 3 गुफा के खोजकर्ता थे, जेम्स टॉड ने खोजा था 1821 में, जेम्स फर्ग्यूसन ने द्वारा 1835 में, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1864-65 में भी इसको खोजा था। ये याद रहना है आपको, नाम पता होना चाहिए। इसकी खोजकर्ता कौन है, जेम्स टॉड, फिर जेम्स फर्ग्यूसन। और फर्ग्यूसन को ऐसे याद कर सकते हो, फर्ग्यूसन कॉलेज है ना पुणे में। और फिर अपना अलेक्जेंडर कनिंघम को याद रहता है। अब हर गुफा में ना कुछ कुछ अलग दिए हुए, तो ये सब चीजें कि इसमें क्या दिया हुआ है ये सब बताया गया है, ठीक है। ये तो पढ़ना नहीं है हमें कि हर गुफा में क्या बना है ना, ये कैसे याद रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है, लास्ट हमारा जो चीजें हैं वो हमारा हो गया खूनी भंडारा, ठीक है। खूनी भंडारा कहाँ है, क्यों इंपॉर्टेंट है खूनी भंडारा। यह एक भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली है। क्या है ये, एक भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली है। बुरहानपुर में 8 जल संरचनाएं स्थित है, ठीक है। किस खूनी भंडारा किस जिले में, किस एरिया में बिलोंग करता है, तो बुरहानपुर वाले एरिया में मिलता है। यह मुगल कालीन जल संरचनाएं भारत की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जल प्रणालियों में से एक है। यह प्रणाली फारसी कनात पद्धति से ली गई है। खनिज से भरपूर इस प्रणाली में पानी का रंग लाल हो जाता है, ठीक है। जो भी ये टेक्निक है, इससे क्या होता है, क्योंकि खनिज जो यहाँ मिलता है उससे इससे ये पानी का कलर जो है वो लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। इस वजह से इसे खूनी नाम दिया गया है, ठीक है। ये एक जल प्रबंधन प्रणाली है, पानी को सेव करने की एक तरीका है, ठीक है। और इसका जो आसपास के जो मिनरल्स मिलते हैं उससे इसका जो पानी का कलर है वो रेड हो जाता है, इसलिए इसका नाम खूनी भंडारा दिया गया है, ठीक है। इसमें खून नहीं है, लेकिन इसमें मिनरल्स की वजह से, जो आसपास के जो खनिज मिलते हैं उसकी वजह से इसका जो पूरा कलर है पानी का वो रेड हो जाता है, इसलिए इसका नाम खूनी भंडारा दिया गया है, ठीक है। तो ये हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कवर कर लिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमारे सिलेबस में। तो हमें जो जो इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है हमने सबको कवर कर लिया, जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है, हम सब कवर कर चुके हैं। ये सब मेंस के नोट्स हैं, मेंस के नोट्स को आप मेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको चाहिए होगा तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने 3 स्पेसिफिकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कौन कौन सी, फिर से एक बार रिविजन करते हैं। भीमबेटका हो गई, खजुराहो हो गई, और दूसरी कौन सी, सांची। ये हमारी 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ग्वालियर ओरछा को हमने टेंटेटिव लिस्ट में ऑलमोस्ट म्यूजिकल सिटी के रूप में दर्जा दिया गया है। और बहुत सारी चीजें हमने जो पढ़ी, जो अपने अलग अलग गौंड के जो राजा के वो थे, मंदिर वो थे, केव्स थे गौंड राजाओं के, महल थे, ठीक है, खूनी भंडार, सब चीजों को हमने पढ़ा। ये जो टेंटेटिव लिस्ट में डालने की बात करी जा रही है, ठीक है। तो ये हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कवर कर लिया, विच इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ यूनिट 2 एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आई होप यू लाइक द लेक्चर, ये कवर हो गया हमारा। अब हम आगे की क्लासेस में आगे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और हमने यूनिट 2 को कवर करेंगे। अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो आप इसे कवर कर सकते हैं, आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू।